तो गाइस आज यहाँ पे हम स्टार्ट करें आपकी यूनिट 6 जो यहाँ पे रहने वाली है ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। अब देखिए एक तरह से कौन कौन सी हमारी ड्रग होती है जो ब्लड के ऊपर इफेक्ट करती हैं, साथ में ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन जो एक तरह से ऑर्गन ब्लड को बनाते फॉर्मिंग करते हैं उनके ऊपर। तो यही एक तरह से डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पे फार्माकोलॉजी डिफार्मेसी सेकेंडर का। यहाँ पे यूनिट 6 हमारी रहने वाली है, इसके अंदर कुछ हमारे टॉपिक रहेंगे जैसे कौन कौन से एक तरह से हम कैटेगरीज इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट रहेंगे यहाँ पे हमारी हेमेटनिक ड्रग जो एक तरह से आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में एंटी कोएगुलेंट ड्रग, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग, साथ में यहाँ पे थ्रोम्बोलाइटिक्स। देखिए सभी को एक तरह से सेपरेट लेक्चर में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसको डिटेल में। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं हेमाटनिक एजेंट हमारे यहाँ पे क्या होते हैं। तो चलिए इनको हम देख लेते हैं। अब देखिए हमारे जो हेमाटनिक एजेंट होते हैं सीधा हम कह सकते हैं, इनको डिफाइन हम करना चाहें 2 लाइन्स में तो किस तरह से कर सकते हैं। हेमाटनिक एजेंट हमारे वो एजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड को बनाने का वर्क करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम इनको ब्लड फॉर्मिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए एक तरह से पहले हम समझते हैं ब्लड क्या होता है, हमारी बॉडी में कितना होता है, उसके बाद तो एक तरह से हमें यहाँ पे डिटेल में समझ में आएगा। तो चलिए एक तरह से हम इसको थोड़ा सा मतलब इस तरह से समझते हैं जैसे जो एक तरह से नॉर्मल बॉडी होती है। देखिए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो एक तरह से एवरेज ब्लड देखा जाता है वो देखा जाता है 5 लीटर, यानी 5 से 5.5, एक तरह से 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है एक तरह से नॉर्मल ह्यूमन में। अब देखिए क्या होता है, कुछ लोगों में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। अब ये तो एक तरह से क्या हेल्थ है, एक तरह से क्या बॉडी वेट है, एक तरह से मतलब क्या मोटापा वगैरह, तो उस पर भी यहाँ पे ये डिपेंड करता है। कुछ लोगों में एक तरह से 5 लीटर से ज़्यादा भी देखने को मिलता है, कुछ में एक तरह से ये कम भी देखने को मिलता है। ये हमने एक तरह से आपको एवरेज बताया जो एक तरह से एवरेज देखा जाता है। अब बाई चांस कोई भी ऐसा रीज़न रहा जिसमें एक तरह से ब्लड जो है मतलब 5 लीटर देखिए बिल्कुल थोड़ा सा कम होता है तो कुछ इतना मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इस तरह से मतलब थोड़ा ज़्यादा कम हो गया तो उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे हम ऐसी दवाई वगैरह सिरप वगैरह पीते हैं जो एक तरह से क्या वर्क करते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड को पूरा करने का वर्क करते हैं। देखिए इसमें हमारे बहुत सारे एजेंट होते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो हेमाटनिक एजेंट है हमारे वो एजेंट है जो एक तरह से हमारी बॉडी में ब्लड को बनाने का वर्क करते हैं। जो हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाता है जब एक तरह से हम इन एजेंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए इनको यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं। दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। अब देखिए एनीमिया यहाँ पे क्या होता है, एनीमिया यहाँ पे हमें समझ में आ जाए, एक तरह से हमें पूरी कैटेगरी यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो एनीमिया एक तरह से हमारी एक ऐसी डिसीज, एक बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड होता है यहाँ पे उसका लेवल कम हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लो ब्लड लेवल। अब चलिए पहले यहाँ पे हम एनीमिया को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिटेल में देख लेते हैं। एनीमिया देखिए कई जगह पर आपको एक तरह से ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगह आपको ऐसे, यानी इसकी स्पेलिंग जो है दोनों टाइप से यहाँ पे लिखी हुई मिलती है और दोनों एक तरह से यहाँ पे करेक्ट मान जाती है। मोस्टली आपको एक तरह से एनीमिया ये वाला देखने को मिलेगा। सीधा हम कह सकते हैं एनीमिया इज ए कंडीशन। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच जिसके अंदर द लेवल ऑफ ब्लड, एक तरह से जो नॉर्मल लेवल होता है ब्लड का, इज लो, एक तरह से क्या हो जाता है वो कम हो जाता है इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड और मेनली लॉस ऑफ आरबीसी। देखिए आरबीसी जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पे होती है रेड ब्लड सेल्स। क्या आपने 11th-12th में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारी एनीमिया जो होती है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी है इसमें जो एक तरह से नॉर्मल ब्लड का लेवल होता है वो कम हो जाता है। अच्छा किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। क्या होता है, मान लीजिए कोई इंजरी वगैरह होगी जिसकी वजह से भी ब्लड लॉस हिसाब से ज़्यादा हो गया, एक तरह से क्या होता है डिलीवरी वगैरह मोमेंट्स वगैरह में देखने को मिलती है जब हो जाता है, या एक तरह से मेनली लॉस ऑफ आरबीसी। एक तरह से रेड ब्लड सेल्स होती है हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, तो एक तरह से या तो उनका लॉस हो जाए, एक तरह से मतलब हेमोरेज वगैरह होता है, ब्लड लॉस हो जाता है। उस कंडीशन में यहाँ पे एक मतलब कंडीशन आ जाती है यहाँ पे एनीमिया की, ये एक तरह से हमारी एक बीमारी होती है। तो इस कंडीशन में हम जिन ड्रग का यूज़ करते हैं उनको यहाँ पे हम कहते हैं हेमाटनिक एजेंट, या एक तरह से हेमाटनिक ड्रग। यहाँ पे थोड़े से हम कोज देख लेते हैं, कोज हमारे बिल्कुल वही रहेंगे जैसे मैक्सिमम ब्लड लॉस जिसको हम हेमोरेज कहते हैं। मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस वगैरह हो गया, कोई कट पीट गया, तो इस वजह से क्या होता है मतलब कुछ डेंजर कंडीशन होती है उसमें। नॉर्मल क्या होता है भाई थोड़ा बहुत कट वगैरह लगता है तो उसमें इतना कुछ मतलब नहीं होता है, हिसाब से ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाना। में डिक्रीज इन आरबीसी फॉर्मुलेशन, एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मुलेशन होती है वो एक तरह से कम हो जाए, उसमें एक तरह से हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसका मेन रोल होता है, उसको हम आगे देखेंगे। या डिफिशेंसी ऑफ एसेंशियल फैक्टर्स, मेन जो एक तरह से क्या होते हैं हमारे मतलब कुछ ऐसे एजेंट जिनकी वजह से एक तरह से हमारी बॉडी में ब्लड बनता है, जैसे एक तरह से आयरन होता है, साथ विटामिन B12 होता है, फोलिक एसिड होता है और विटामिन B9 होता है। आपने देखा होगा एक तरह से भी मतलब आपने कभी चेकअप वगैरह कराया हो ब्लड का, ब्लड आपकी बॉडी में कम आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक तरह से आपको सिरप्स वगैरह मोस्टली चलाता है या एक तरह से भी टैबलेट वगैरह चलाता है। तो एक तरह से क्या होता है आयरन वगैरह की टैबलेट या आयरन के सिरप, साथ में फोलिक एसिड मेनली आपको देखने को मिलेगा, विटामिन B12, विटामिन B9, एक तरह से सीधा जम कैसे हमारे ये हेमाट होते हैं, क्या होते हैं एक तरह से हमारी बॉडी में ब्लड को बनाने का वर्क करते हैं। तो अगर मान लीजिए इनकी एक तरह से यहाँ पे कमी हो जाए कहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं एक तरह
तरह से ब्लड का लेवल भी यहाँ पे कम हो जाता है। साथ में बोन मैरो डिप्लेशन। तो एक तरह से ये हमारी कुछ कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं। देन चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। अब देखिए क्लासिफिकेशन में फर्स्ट में यहाँ पे देखेंगे ड्रग यूज्ड इन एनीमियाज। एक तरह से फर्स्ट हम देखेंगे उन ड्रग को जो एनीमिया में यूज़ की जाती हैं। वैसे तो हमने आपको बता दिया एनीमिया क्या होता है, बाकी डिटेल में हमारा कितने टाइप का होता है, डिटेल में क्या होता है, इसको फार्माकोथेराप्यूटिक में जो आपका डिफार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है वहाँ पे डिसीज दी हुई है, वहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे होता है हमारा ड्रग यूज्ड इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एक एनीमिया वो होता है जो एक तरह से आयरन की डिफिशियंसी की कमी की वजह से होता है। भाई आयरन की डिफिशियंसी जब बॉडी में एक तरह से हो जाती है तो एक तरह से आयरन क्या होता है, ब्लड की फॉर्मिंग के लिए एसेंशियल होता है, तो वहाँ पे एक तरह से ब्लड लेवल कम हो जाता है। तो इसमें एक तरह से हम आयरन का यूज़ करेंगे क्योंकि आयरन की वजह से ये हो रहा है। साथ में कॉपर का यूज़ हम करेंगे, राइबोफ्लाविन का यूज़ करेंगे और पायरोडोक्सिन। तो एक तरह से ये तो हमारे होगी ये कैटेगरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड टाइप, ड्रग यूज्ड इन मेगाब्लास्टिक एनीमिया। तो सेकंड हमारा होता है यहाँ पे मेगाब्लास्टिक एनीमिया। अच्छे किसी कमी से होता है जैसे विटामिन B12, विटामिन C और साथ में फोलिक एसिड। तो ये ड्रग एक तरह से हम इसके अंडर में देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, एक तरह से हम देख रहे हैं जो हेमेटोनिक एजेंट यहाँ पे हम दे रहे हैं ब्लड लेवल को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। एक तरह से हम कह सकते हैं ये भी हमारे ब्लड के लेवल को इंक्रीज करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे हो जाता है इरिथ्रोपोइटिन, सेकंड हो जाता है यहाँ पे मिलोइड ग्रोथ फैक्टर जैसे हमारा CSF, साथ में यहाँ पे फिल्ग्रेस्टिन आ जाएगा और यहाँ पे मेगा कैरियोसाइट ग्रोथ फैक्टर ये हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें रहेगा यहाँ पे थ्रोम्बोइटिन और साथ में यहाँ पे इंटरल्यूकिन 11। तो ये हमारे एक तरह से कह सकते हैं कुछ हमारे यहाँ पे ड्रग एजेंट होते हैं। हम देख लेते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन किस तरह से यहाँ पे रहेगा, पहले हम इसको समझते हैं। जैसे हम और कैटेगरीज यहाँ पे स्टडी करते हैं लाइक जैसे एंटी कैंसर। तो एंटी कैंसर में एक तरह से हम एक ड्रग उठा लेते हैं और एक तरह से देखते हैं किस तरह से बॉडी में वो इफेक्ट शो कर रही है, यानी एक तरह से कैंसर को ट्रीट कर रही है। उसी तरीके से यहाँ पे हेमेटोनिक एजेंट है, तो एक तरह से हमारी बॉडी में जो ब्लड का लेवल कम हो रहा है वो किस तरह से हमारा नॉर्मल हो सकता है, कैसे अपना ये इफेक्ट करते हैं यहाँ पे जो एजेंट होते हैं। इसको यहाँ पे हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देखेंगे। हमारा मेन एक ही पर्पज है एक तरह से ब्लड के लेवल को नॉर्मल करना, जिससे एक तरह से लाइक जैसे एनीमिया वगैरह डिसीज हो रही है वहाँ पे ट्रीट हो सकें। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पर आ जाएगा आयरन। तो आयरन एक तरह से क्या होता है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एसेंशियल बॉडी कॉन्स्टेंट। आयरन जो होता है एक तरह से हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट एसेंशियल कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि बॉडी में एक तरह से ब्लड को बनाने का वर्क करता है। हम देख लेते हैं इट इज़ एन एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। अब देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, पहले हमें इसको थोड़ा सा डिटेल में जानना होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे ये समझ में आएगा। जैसे नॉर्मल देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है, आपने कभी सोचा एक तरह से जो ब्लड होता है तो ब्लड का जो एक तरह से कलर होता है वो एक तरह से रेड ही क्यों होता है? तो भाई रेड कलर होने के पीछे जो एक तरह सीधा सीधा रीज़न होता है वो होता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन का। आई थिंक आपने पीछे 11th-12th हाई स्कूल में बहुत ही डिटेल में इसको मतलब पढ़ते हुए आए हम लोग, तो एक तरह से आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो हीमोग्लोबिन एक तरह से कह सकते हैं ऐसा सब्सटेंस कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से जो ब्लड होता है उसका कलर एक तरह से रेड होता है। यहाँ पे जो RBC फॉर्मुलेशन होती है यानी रेड ब्लड सेल्स की ब्लड के अंदर होता है, तो सीधा हम कह सकते हैं वो एक तरह से फॉर्मुलेट होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा हीमोग्लोबिन हमारा क्या होता है। हीमोग्लोबिन एक तरह से हमारा प्रोटीन के यहाँ पे बना होता है। तो सीधा हम कह सकते हैं देखिए जैसे हमारे भाई ब्लड है, ब्लड के अंदर कौन प्रेजेंट है, RBC प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स। तो मान लीजिए हमारी जो RBC है कंटेन कहाँ से की जा रही है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन से। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह देते हैं HP। साथ में हीमोग्लोबिन जो होता है किससे मिलकर बना होता है, इसको हम 2 जगह तोड़े जैसे हीम होता है, तो हीम एक तरह से मिलकर बना होता है यहाँ पे आयरन से, ग्लोबिन बना होता है प्रोटीन से। तो एक तरह से हीम प्लस ग्लोबिन साथ में आयरन प्लस प्रोटीन, आयरन और प्रोटीन मिलकर यहाँ पे बनाते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से एक तरह से बनता है हमारे यहाँ पे RBC रेड ब्लड सेल्स। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आयरन की कमी हो जाएगी तो भाई हीम नहीं बनेगा, हीम नहीं बनेगा तो खाली प्रोटीन से यहाँ पे RBC की फॉर्मुलेशन नहीं हो सकती। तो सीधा हम कह सकते हैं आयरन जो होता है हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हीमोग्लोबिन कंटेन 4 आयरन विच कैरी ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू बॉडी। एक तरह से हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है देखिए काफ़ी सारे इसके काम होते हैं, जैसे एक तरह से भी RBC हो गया। दूसरा हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है एक तरह से कंटेन करता है यहाँ पे 4 आयरन को जो एक तरह से कैरी करते हैं ऑक्सीजन को और एक तरह से इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं पूरी ही बॉडी के अंदर। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ी सी मतलब हीमोग्लोबिन की यहाँ पे प्रोसेस। जैसे मान लीजिए हमारा 100 ml ब्लड है, एक तरह से हमारा जो 100 यानी 100 ml यहाँ पे ब्लड है, तो ये जो हमारा 100 ml ब्लड बॉडी के अंदर है, एक तरह से कैसे ये बनता है, तो कंटेन अबाउट 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। एक तरह से कह सकते हैं हमारा जो 100 ml ब्लड है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन से मिलकर बनता है और साथ में ये जो 15 ग्राम यहाँ पे हीमोग्लोबिन बनती है ये एक तरह से कंटेन की जाती है यहाँ पे 50 mg ऑफ आयरन। तो एक तरह से एलिमेंट ऑफ आयरन, सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो 50 यहाँ पे
ग्राम आयरन है, आयरन से मिलकर हमारे यहाँ पे 15 ग्राम हीमोग्लोबिन बना, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन से हमारा 100 ml ब्लड बना। तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है भाई, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगी, इससे एक तरह से हमारा ब्लड नहीं बनेगा। तो आयरन की वजह से एक तरह से सीधा ब्लड की डिफिशियंसी हो जाएगी, जिससे एक तरह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हम कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमारी पूरी ये प्रोसेस होती है। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेली आयरन रिक्वायरमेंट। अब देखिए एक तरह से हमारी जो रेगुलर डाइट होती है उसमें जो डेली की रिक्वायरमेंट है आयरन की आपको डिफरेंट देखने को मिल सकती है। हमने यहाँ पे गूगल से उठा के लिखा है, तो हो सकता है कम ज़्यादा आपको देखने को मिले। और आगे जो एक तरह से हमारी डोज आएगी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी आती है, तो उसमें भी एक तरह से ये वाली हमारी काम कर जाएगी। जैसे हमारी जो डोज यहाँ पे होती है एडल्ट डोज देखे जाए तो 0.5 to 1 mg पर डे के हिसाब से। अब देखिए मैंने कहा ये कम ज़्यादा हो सकती है। वो साथ में यहाँ पे एडल्ट डोज जो होती है, मतलब ये एडल्ट मेल था, साथ में एडल्ट फीमेल है, जैसे 1 से 2 mg। चिल्ड्रन वगैरह में यहाँ 25 माइक्रोग्राम पर kg, साथ में प्रेगनेंसी में 3 से 5 mg। तो एक तरह से क्या होती है, मतलब नॉर्मल डोज होती है यहाँ पे आयरन की। आप देखिए एक तरह से वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, कितनी आयरन क्वांटिटी पर्सन के अंदर प्रेजेंट है उस हिसाब से भी चलती है। बाकी एक तरह से मतलब डॉक्टर भी अपने हिसाब से इसको चलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डाइटरी सोर्स ऑफ आयरन। एक तरह से जो आयरन होता है इसकी कौन कौन सी डाइटरी सोर्स होती हैं। जैसे यहाँ पे रिच क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पे लीवर होता है, एग योल्क होता है, जैसे अंडा वगैरह की वो होती है हमारी योल्क। साथ में यहाँ पे क्या होता है, मतलब ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम वगैरह हम कह सकते हैं, हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें एक तरह से रिच क्वांटिटी प्रेजेंट होता है यहाँ पे आयरन। अच्छा नेक्स्ट हम देखें मीडियम क्वांटिटी में, तो मीट वगैरह हो गया, फिश वगैरह हो गई, साथ में यहाँ पे बनाना, तो इनके अंदर मतलब मीडियम क्वांटिटी में होता है। साथ में यहाँ पे पुअर क्वांटिटी यानी थोड़ा सा कम होता है, यानी रिच ज़्यादा, मीडियम मतलब बीच में, साथ में पुअर यानी सबसे कम, जैसे मिल्क हो गया, साथ में वेजिटेबल्स हरी सब्जियां हो गई उसमें। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडिकेशन। अब देखिए इंडिकेशन एक तरह से कहाँ पे हम इसका यूज़ करें, तो फर्स्ट तो हमारे यहाँ पे यूज़ रहेगा एक तरह से जो आयरन की डिफिशियंसी यानी आयरन की कमी से जो एनीमिया हो रहा है उसमें। साथ में एक तरह से आयरन डिफिशियंसी जो हो रही है नॉर्मल मतलब उसमें, या बॉडी में आयरन कमी हो जाती है, या लॉस ऑफ एनर्जी उसमें एक तरह से हम यूज़ कर लेते हैं। या क्या होता है जो प्रेग्नेंट वुमन होती हैं तो उनमें क्या होता है इसका हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि आयरन की कमी आ जाती है। साथ में पेशेंट विद क्रोनिक किडनी डिसीज़, वो पेशेंट एक तरह से जो मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज़ वगैरह उनको चल रही तो आयरन कमी वहाँ पे होती है, तो उसमें भी एक तरह से हम इसको दे देते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन का सीधा सीधा यहाँ पे मतलब है कुछ ऐसी कंडीशन जिनमें एक तरह से आयरन को हम नहीं दे सकते। अब देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, एक तरह से जो एनीमिया है, अब देखिए जो आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा है तो उसमें हम दे रहे हैं, ऐसे नहीं है। और जो टाइप के हमारे एनीमिया होते हैं तो आयरन की कमी से तो नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर हम आयरन देंगे तो हिसाब से ज़्यादा बॉडी में हो जाएगा, तो एक तरह से उसमें इसको नहीं दे सकते। जैसे एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, साथ में हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया, साथ में हेमोक्रोमेटोसिस हो गया, और अदर एनीमिया नॉट कॉज्ड बाय आयरन डिफिशियंसी। अदर टाइप के हमारे जितने भी एनीमिया हैं जो आयरन की कमी से नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हम आयरन को नहीं दे सकते, वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं विटामिन B12। अब देखिए नॉर्मली अगर यहाँ पे हम देखें हमारा जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, यहाँ पे हमने आयरन का देख लिया तो इनफ है आपके लिए, इतना आप एग्जाम में लिखें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन कुछ हमारी ऐसी कैटेगरीज होती है जिसमें पर्टिकुलर नाम से भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें आपसे विटामिन B12 या आगे आपसे पूछ ले, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख दिया है। आपसे अगर डायरेक्टली पूछा जा रहा है तो आप आयरन वाले लिख दे, उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली एक तरह से आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है भाई विटामिन B12 फोलिक एसिड हमारे क्या होते हैं, तो उस हिसाब से हमने शॉर्ट में इसको लिखा हुआ है। जैसे हम देख लेते हैं आल्सो नो है साइनोकोबालामिन। हमारा जो विटामिन B12 होता है इसको साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारा जो विटामिन B12 होता है इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू एक तरह सिंथेसाइज्ड किया जाता है। साथ में डेली रिक्वायरमेंट इसके एक तरह से 1.3 माइक्रोग्राम होती है। ये एक तरह से देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं, ये एक तरह से डेली जो रिक्वायरमेंट है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, नॉर्मल एक तरह से कम ज़्यादा भी है हो सकती है। अच्छा डाइटरी सोर्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे एक तरह से हमारा विटामिन B12 ज़्यादा या कम पाया जाता है। तो एक तरह से लीवर हो गया, किडनी हो गई, साथ में यहाँ पे सिया फिश हो गई, एग योल्क हो गया, मीट हो गया या चीज़ हो गया। तो ये हमारे कुछ एक तरह से ऐसी जगह है जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। साथ में एसेंशियल फॉर नॉर्मल DNA सिंथेसिस, जो एक तरह से विटामिन B12 होता है तो ये DNA की नॉर्मल सिंथेसिस के लिए यहाँ पे एसेंशियल होता है, और एक तरह से कह सकते हैं ब्लड फॉर्मिंग के लिए। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फोलिक एसिड। अब देखिए फोलिक एसिड हमारा क्या होता है, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं फोलिक एसिड हमारा ब्लड फॉर्मिंग एजेंट होता है जिसको एक तरह से हम बॉडी में लेते हैं। अच्छा इसकी डेली रिक्वायरमेंट हम देखें तो 0.2 mg पर डे होती है। साथ में यहाँ पे डाइटरी सोर्स देखें कहाँ कहाँ पे एक तरह से प्रेजेंट होता है, तो जैसे लीवर हो गया, साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, हरी सब्जियाँ, एग हो गया जैसे अंडे वगैरह हो गए, मीट हो गया, साथ में यहाँ पे ईस्ट हो गया, यहाँ से एक तरह से हम इसको कंटेन करते हैं। अच्छा डिफिशियंसी कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक तरह से फोलिक एसिड की कमी आ
जाती है। मान लीजिए एक तरह से वेट लॉस हो जाए या एक तरह से इंक्रीज डिमांड, बॉडी में फोलिक एसिड की डिमांड इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में एक तरह से हम इसको लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे यूज़ देख लेते हैं। तो नॉर्मली भाई क्या होता है, एक तरह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हम इसका यूज़ करते हैं। साथ में फोलिक एसिड की बॉडी में कमी हो जाती है उस कंडीशन में, और प्रेगनेंसी में एक तरह से यूज़ किया जाता है। तो देखिए इस तरह से हमारी जो कैटेगरी थी हिमेटनी की हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। साथ में यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आपका कोई भी डाउट इस पूरे ही टॉपिक से रिलेटेड रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।